नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। रेप के आरोपी की हत्या के बाद दीमापुर में हालात काबू में, आरोपी अब भी गिरफ्त से दूर। न्यायिक जांच के आदेश, केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का भड़काऊ बयान, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुलाकात में उठाया मुद्दा, मानवीय आधार पर सुलझाने की सलाह। आम आदमी पार्टी में नहीं थम रहा घमासान, मयंक गांधी ने पार्टी पर अपमानित करने का लगाया आरोप। प्रशांत योगेंद्र पर कार्रवाई को लेकर राजस्थान इकाई में मतभेद। नए विवाद में जम्मू कश्मीर की मुफ्ती सरकार, राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर बीजेपी को आपत्ति, शिवसेना की बीजेपी को नसीहत। और निर्भया डॉक्यूमेंट्री विवाद में बार काउंसिल का बचाव पक्ष के 2 वकीलों को नोटिस, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी के खिलाफ। और आइए देखते हैं पहली खबर। नागालैंड में बलात्कार के आरोपी को जेल से निकालने के बाद पीटकर हत्या किए जाने के मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केंद्र ने भी राज्य सरकार से इस मामले की रिपोर्ट तलब की है। उधर असम से सटे नागालैंड के दीमापुर जिले में हालात अब काबू में हैं और एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। मामले में अब तक 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दीमापुर में हालात तेजी से सुधर रहे हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियों की तैनाती के बीच कुछ इलाकों में कर्फ्यू जारी है और धारा 144 भी लगाई गई है। दीमापुर के डीएम और एसपी के बाद सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच पुलिस फायरिंग में घायल 5 में से एक व्यक्ति ने शनिवार को दम तोड़ दिया। Curfew is on, and then this situation is under control of the police and the state enforcement agencies. Things are improving because the worst part has already over, so I think normally things are improving. पड़ोसी राज्य असम से सटे होने की वजह से दीमापुर में सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है। दरअसल 5 मार्च को लगभग 10,000 की भीड़ ने यहां की सेंट्रल जेल से बलात्कार के आरोपी सैयद फरीद खान को जबरन निकाला और बाद में पीट कर उसकी हत्या कर दी। फरीद असम के करीमगंज का रहने वाला था और एक नागा लड़की से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद था। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अर्धसैनिक बलों पर युवक की हत्या को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है और केंद्र सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी मिल रही हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये सोचना चाहिए और लोगों को ये सोचना चाहिए कि लोगों की जो मानसिकता है कि वो रेपिस्ट को नहीं टॉलरेट करते हैं। अगर सही वक्त पे सही कदम उठाया होता तो लोगों ने अपने हाथ में कानून नहीं लिया होता। Government of this country, you will have to address the real issues and ensure that women their constitutional rights. दीमापुर की ये घटना ऐसे वक्त सामने आई है जब दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में चर्चा जोरों पर है। इस घटना को लेकर भी देश भर में व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन भीड़ का इस तरह कानून को हाथ में लेना चिंता जरूर पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान साहब। दीपक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम सामने आया, सरकार स्थानीय स्तर पर या फिर केंद्र की ओर से तमाम कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि तनाव भी है, मामला शांतिपूर्ण जरूर दिख रहा है। क्या इतनी बड़ी वजह रही है या फिर ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें ऐसा क्या हुआ अचानक कि पूरी की पूरी एक मॉब ने पूरा कानून अपने हाथ में ले लिया है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए, आप हम सबको जानना चाहिए कि जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, करीब 8-10 साल पहले वहाँ रेप नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। कोई भी अगर ऐसा अपराध होता भी था तो ट्राइबल कस्टमरी लॉ से उसको सजा मिल जाती थी। अब ये जब से ये बाहर के लोगों का सेटलमेंट शुरू हुआ है, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में, इवन अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर में ये रेप की घटनाएं बढ़ी हैं। इसमें ज़्यादातर लोग बाहर के ही पाए जाते हैं जो भी दोषी हैं। मुझे याद है ऐसा ही एक इंसिडेंट लास्ट ईयर नागालैंड के वोखा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। जगह का नाम शायद मेलोरी है। वहाँ भी एक रेपिस्ट ने रेप करके उस लड़की की हत्या कर दी थी।
तो लोगों ने गुस्से में आकर उसकी वहीं पे ही पीट के रेपिस्ट को खत्म कर दिया था, जो जैसा नागालैंड में दीमापुर में दोबारा हुआ है। और दूसरी बात मैं एक और बताना चाहूँगा कि ये जो इंसिडेंट है ये 24 फरवरी को हुआ था। उसको पुलिस ने छुपा के रखा लोगों से। करीब एक हफ्ते बाद जब ये खबर अखबारों में छपी कि ऐसे ऐसे एक हफ्ता पहले इंसिडेंट हुआ और उसमें बाहर वाले ने रेप किया है, तो नेचुरली लोगों का गुस्सा और भड़का और ज्यादा हुआ। तो क्या ये कहा जाए दीपक साहब कि जो गुस्सा था रेप को लेकर तो हर जगह नजर आता है, लेकिन यहाँ पर बाहरी व्यक्ति का नाम क्योंकि सामने आता है इसलिए गुस्सा इतना ज्यादा रहा और इस गुस्से ने इस तरह का रूप ले लिया। जब जब ऐसा इंसिडेंट नागालैंड में हुआ है तो ये सवाल हमेशा उठते हैं कि ये इलीगल माइग्रेंट्स या बाहर के लोगों को यहाँ आउटसाइडर्स को यहाँ कैसे रोका जाए। देखिए नागालैंड एक प्रोटेक्टेड स्टेट है, वहाँ पे ट्राइबल स्टेट, वहाँ आप और मैं हमको जाने के लिए इनर लाइन परमिट भी चाहिए और काम धंधा करने के लिए आपके पास जब तक लोकल पार्टनर नहीं होगा आप वहाँ कुछ काम धंधा नहीं कर सकते। दुकान चलाने के लिए भी लाइसेंस मिलता है नागा के नाम पे और नागा आगे किसी को बिठा देता है। तो अब ये वहाँ भी सवाल ये उठ रहे हैं कि हम इसको प्रथा को कैसे रोकें। लेकिन जिस तरीके से एक भीड़ जेल में बंद एक अपराधी को, एक आरोपी को पकड़कर छुड़ा लेती है, बाहर ले आती है, मारती है और उसकी हत्या कर देती है, मौत हो जाती है, क्या ऐसा नहीं लगता कि इस पूरे के पूरे मामले में प्रशासन से ऊंचे दर्जे तक के लोग जो वहां पर मैं कहूं आला अधिकारी है वो तब कहीं वो आंख बंद किए बैठे रहे या इसमें शामिल? बिल्कुल टोटल फेलियर रहा। देखिए इन्होंने ये इंसिडेंट तो 5 तारीख की बात कर रहे हैं हम, 4 तारीख को भी दीमापुर में क्योंकि लोग धरने पे बैठे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, डीसी के ऑफिस तक मार्च हुआ था, उस दिन भी सेक्शन 144 लगा था। उस दिन भी कुछ दुकानों पे हमला हुआ है, जो बाहर के लोगों की दुकानें हैं, सम शॉप्स वर अटैक्ड, बट पुलिस ने वहीं से एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए था। उन्होंने ये सब कैसे चुपचाप सहा और कोई सहायता नहीं मांगी उस दिन एडिशनल फोर्सेस की। मेरे ख्याल से ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है इज क्वेश्चनेबल इन दिस। क्योंकि जिस तरीके से लोगों का गुस्सा है, लोग अलग अलग राय दिख रही है पूरे घटनाक्रम को लेकर, लेकिन जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल उठता है, प्रशासन इस तरह की आजादी किसी को कैसे दे सकता है कि वो कानून अपने हाथ में ले? और इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर मैं कहूं कि दीमापुर जैसी जगह पर, ऐसा भी नहीं कोई बहुत रिमोट एरिया हो, वहां पर भी अगर प्रशासन अपने को असहाय पाता है तो फिर किस तरह का प्रशासन है वो? ये बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी पता लगाओ कि जो उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है उसमें ये पता लगाया जाएगा कि कौन नेता थे, किसने उकसाया, किसने भड़काया लोगों को, कौन लोगों की वजह से ये भीड़ उतारू हो गई ऐसा करने को। और साथ में ये भी है दे विल फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स दोज हु हैव फेल्ड टू कंप्लाई विद देयर ड्यूटीज। तो क्या एक आशंका ये भी है दीपक साहब कि जब वहां पर स्थानीय बनाम बाहरी का मामला सामने आता है तो जो प्रशासनिक अमला है वो भी कहीं पक्षपाती होता है, पक्ष लेता दिखता है, जिसकी एक ये वजह मैं कहूं कि यहाँ पर दिखती है इस घटनाक्रम के पीछे? देखिए इसका जो मूल कारण है, क्या हुआ, किसका रोल क्या रहा, वो तो जुडिशियल प्रोब भी बताएगा। मगर ऐसा हो नहीं सकता कि 10,000 की भीड़ बाहर खड़ी हो जाए और प्रशासन सोता रहे अंदर। ये कभी सुनने में नहीं आया। क्योंकि वहां पे जो मुख्यमंत्री हैं या फिर जो दूसरे राजनीतिक दलों के लोग हैं, उनके भी बयान जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे शायद जो जनता का मूड था या जो जनता की राय थी उससे कहीं मेल खाती, भले वो खुले शब्दों में उसके समर्थन में खड़े ना हो। देखिए वही है ना, अब हमारा कहना और जो ग्राउंड सिचुएशन है वो जो जुडिशियल प्रोब के बाद आएगी वो एक सही पिक्चर बताएगी आपको। नहीं तो देखिए आप पुलिस मैन के पास बंदूक हो और उसके सामने लोग घुस के कैदी को छुड़ा के ले जाएं और एक भी गोली ना चले और किसी तरह का बचाव पक्ष ना किया जाए। वो कह तो नहीं कि हमने हवा में गोली चलाई पुलिस को, भीड़ को भगाने के लिए, मगर उससे कुछ लोग इंजर्ड भी हुआ, कुछ हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से एहतियात के तौर पे एक दिन पहले ही जब उन्होंने देखा था कि गर्मा गर्मी हो रही है इस इशू पे, सरकार को उसी टाइम कर्फ्यू लगाना चाहिए था। जब 144 के बावजूद आपके यहाँ प्रोसेशन हुआ 4 तारीख को, सरकार कहाँ थी? तो क्या ये माना जाए दीपक साहब कि 2 जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, पहला
बलात्कार की घटना का वहां पर बार बार, जैसा कि आपने कहा पिछले साल भी एक घटना सामने आई थी इस तरह की, उसको लेकर भी स्थानीय प्रशासन या वहां पर जो सरकारें हैं वो इतनी संजीदा नजर नहीं आ रही, रोक पाने में अक्षम है। और दूसरा ये कि स्थानीय प्रशासन अपने जो दायित्व हैं, जो अपना रोल है, उसको भी निभा नहीं पा रहा है। ऐसा ही लगता है। नहीं तो देखिए, अगर रोल निभाया होता तो ये ऐसा इंसिडेंट नहीं होता। एक जो भी है, जो उसने क्राइम तो किया, जो भी रेपिस्ट था, मगर उसको लॉ है वहाँ पे, उसके तहत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। पब्लिक को, किसी को राइट नहीं है कि जाके आप कानून अपने हाथ में लें। और वहाँ के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं या फिर जो मैं कहूँ कि एक्टिविस्ट हैं, वो किस तरह से अब रिएक्ट कर रहे हैं इस पूरे? जी देखिए, अभी आज मैंने देखे हैं बयान, जो नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च है, उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में बोला कि एक युवा की आपने फोर्सफुली उसकी जान ले ली, अब हम फोर्सफुली, हम सोसाइटी वाले ये जो इसका जो सच्चाई है उसको फेस करेंगे। और इंसिडेंट अगर इस तरह का हुआ है, किस तरह के बदलाव दिख रहे हैं? क्योंकि फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण जरूर है, लेकिन जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं उससे निपटने में वहां की सरकार और स्थानीय प्रशासन, मैं कहूँ खासतौर पर, कितना आपको दिख रहा है कि उस तरफ बढ़ेगा, या फिर कहीं कोई राजनीतिक, मैं कहूँ कि बंदिश भी दिख रही है? देखिए, राजनीतिक तो हमारे देश में आप एक छींक मार दें तो राजनीति शुरू हो जाती है। पर आपको दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा आपके थ्रू कि एनपीएफ जो रूलिंग रीजनल पार्टी है, पिछले महीने मुख्यमंत्री और गवर्नर दोनों यहाँ थे, क्योंकि उनके अगेंस्ट रिवोल्ट हो गया था विद इन पार्टी। तो पार्टी की वो ये भी सोचा, लोग कह रहे हैं कि जी उनके अपोनेंट्स भी इस पे इनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक साथी ने तो उनका इस्तीफा भी मांग लिया, मिस्टर नोके ने। तो आप कहें कि राजनीतिक जो उठापटक है वो भी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। नागासून फेडरेशन ने अपील करी है कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं खेली जानी चाहिए इस इशू पे। चलिए, तो उम्मीद है कि देखना होगा जो हालात है वो किस तरीके से सामान्य होते हैं, और सबसे अहम की जो जांच रिपोर्ट आती है सामने की, कहां पर किसकी गलती हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरह की होती है। और दूसरी बात यह कि ऐसी इस तरह की जांच रिपोर्ट को इट शुड बी मेड पब्लिक, क्योंकि जितनी जुडिशियल इंक्वायरीज होती हैं वो कभी टेबल नहीं की जाती पार्लियामेंट। दीपक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया असेंबली में इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन, इस खोज भरे सफर में आपको बताएंगे तकनीकी सहयोग से निकल रहे समाधान। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है ऐसा सुपर एलॉय जो एविएशन इंडस्ट्री को और ऊंचाई तक ले जा सकता है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ। देखिए ज्ञान विज्ञान हर शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। जुल्म सितम की दास्तान, आजादी के दीवानों की पहचान, स्वाधीनता के लिए जिन्होंने दी जान की कुर्बानी। देखिए काला पानी, नई कहानी, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आम आदमी पार्टी के भीतर घमासान जारी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य मयंक गांधी ने अपनी पार्टी पर ही उन्हें अपमानित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएसी से बाहर किए जाने का भी विरोध किया था। उधर पार्टी की राजस्थान इकाई भी योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ हुई कार्रवाई पर उसमें भी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद से आम आदमी पार्टी दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और महाराष्ट्र से पार्टी नेता मयंक गांधी ने लगातार दूसरा ब्लॉग लिखकर अरविंद केजरीवाल खेमे पर निशाना साधा है। मयंक ने ब्लॉग में लिखा, मेरे ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, अभी और बहुत कुछ सामने आएगा और अंत में मुझे इतना अपमानित किया जाएगा
कि मैं पार्टी छोड़ दूंगा। जिस प्रिंसिपल्स और सिद्धांत के साथ हम लोग इस पार्टी फॉर्म किए थे, उस सिद्धांत को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके सिवा यहाँ कोई मुझे पब्लिसिटी या कोई पार्टी तोड़ने की गतिविधि या पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है। विरोध का असर पार्टी की राजस्थान इकाई तक है। राजस्थान इकाई के नेता राकेश परीख ने भी 4 मार्च की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले का विरोध किया है जिसमें योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पीएससी से बाहर किए जाने का फैसला किया गया था। जिस तरीके से ये हुआ है वो राजस्थान की ओर से मैं कहता हूँ कि हमारे हिसाब से गलत है। किसी पर भी कार्रवाई तुरंत नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर अगर आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी है तो पहले इंक्वायरी हो और वो दोषी हो तो आप कार्रवाई करिए निश्चित रूप से। उधर योगेंद्र यादव ने पार्टी के भीतर मचे घमासान पर चिंता जताई है। I've been reading all this. I've been listening to the news from Rajasthan. I've been reading about Mayank Bhai's blogs. I don't want to comment on it. There is a party discipline about what is to be discussed in public and what is not to be discussed. And I would rather confine myself to the party discipline. आम आदमी पार्टी में असहमति की खबरों पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। ये अंदरूनी कलह में ये पूरी तरह बिजी हैं। चर्चा सिर्फ इस बात का हो रहा है कि हाल ही में 2 बड़े नेताओं को पार्टी से निकाला गया और आगे किसको निकालेंगे। And one thing that the Aam Aadmi Party is demonstrating is that their constitution to be able to digest the loaves and fishes of office is very low, and they will require something more than naturopathy to cure it. दरअसल मयंक गांधी ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर हुई कार्रवाई के लिए पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीधे जिम्मेदार ठहराया था। बाद में आशीष खेतान ने ट्वीट के जरिए नेताओं को बयानबाजी की बजाय कामकाज की हिदायत दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुफ्ती मोहम्मद सईद सरकार नए विवाद में फंस गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की तैयारी में है। अलगाववादी नेता मसरत आलम को रिहा करने का आदेश राज्य के गृह मंत्रालय ने जारी भी कर दिया है। आलम पर 2008 और 2010 में सुरक्षा बलों पर पथराव करने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से जुड़ा नया विवाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक कैदियों को लेकर है। राज्य के पुलिस प्रमुख से बुधवार को मुलाकात के दौरान मुफ्ती ने उन राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का निर्देश दिया जिन पर आपराधिक आरोप नहीं है। पुलिस अब इस आदेश पर अमल करने की तैयारी में है। It is very clear in the papers, you have read it. There is nothing for me to add. It's all there. It's all in the open. It's in the news. I don't have to talk anything about it. That any direction coming from the government would be looked into, would be worked out. बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस निर्देश पर कड़ी नाराजगी जताई है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री को न्यूनतम साझा कार्यक्रम का पालन करना चाहिए। जवानों, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी और जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता के द्वारा दिए गए बलिदानों का ये अपमान होगा। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के किसी भी मूव का विरोध करेगी। हमें पता है ना, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी है। हमको मालूम है हमको यहाँ किस तरह से इस जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकाल के तरक्की की मंजिल पे ले जाना है। उधर शिवसेना ने भी पीडीपी के साथ हाथ मिलाने पर बीजेपी को नसीहत दी है। राजनीति में जब निर्णय लेते हैं तो कटुता भी आती है, लेकिन मजबूरी होती है देश के लिए, स्टेट के लिए। तो इसी तरह से एक निर्णय अगर बीजेपी ने लिया है तो जरा संभल के आने वाले दिनों में पीडीपी के साथ व्यवहार करना होगा। बीते रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव का श्रेय अलगाववादियों और पाकिस्तान को दिया था। इस पर संसद में अवरोध के बाद प्रधानमंत्री ने मुफ्ती के बयान से किनारा करते हुए सफल चुनाव का श्रेय जनता को दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजू जनता दल ने केंद्र सरकार पर ओडिशा से पक्षपात करने का आरोप लगाया है और इसके लिए पार्टी सांसदों को संसद के दोनों सदनों में सरकार की नीतियों का विरोध करने का निर्देश दिया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख नवीन पटनायक ने लोकसभा और राज्यसभा के सभी 28 सांसदों को भुवनेश्वर में एक बैठक कर ये निर्देश दिए। बीजू जनता दल का आरोप है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट के अलावा बजट में भी राज्य के साथ पक्षपात किया गया, जबकि ओडिशा के कोयला ब्लॉकों के आवंटन में भी राज्य को उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बीजू जनता दल की लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 8 सांसद हैं। We've had detailed discussions of how the members of parliament should follow up on various issues relating to Odisha and for the benefit of our state.
निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री मामले पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये दोनों बचाव पक्ष के वकील हैं। इस बीच ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी को गलत बताया है। उधर 9 मार्च को अमेरिका में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडियाज डॉटर का प्रीमियर भी रखा गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं पर टिप्पणी करने वाले 2 वकीलों के खिलाफ बार काउंसिल ने कड़ा रुख अपनाया है। काउंसिल की बैठक के बाद बचाव पक्ष के वकील ML शर्मा और AP सिंह को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। दोनों वकीलों पर डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। नोटिस के बाद उनका जब जवाब आता है तो हम एग्जामिन करेंगे कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस बनता है या नहीं बनता है। अगर बनता है तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे, नोटिस करेंगे और जो भी उनको सजा देनी होगी या क्या करना है वो कमेटी डिसाइड करेगी। दोनों वकीलों ने आरोपों को खारिज किया है और कोई नियम नहीं तोड़ने की बात कही है। जो लोग कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्री में मिस्टर शर्मा का स्टेटमेंट है, निश्चित रूप से उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को देखा है, उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को डाउनलोड किया है, खुद देखा है, लोगों को दिखाया है, लोगों को बताया है। वो ये भूल गए कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तीनों ही एक्शन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं। जो भी आदेश बार काउंसिल का होगा, जिस तरह का भी जो भी आदेश होगा उसको हम मानेंगे, हम उसकी कंप्लायंस करेंगे, पूरी तरह से हम बाध्य हैं, मानेंगे उसको। वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी बचाव पक्ष के वकीलों के बयान को गैर पेशेवर बताया है। The lawyer's remarks are not only grossly irresponsible, but they are unbecoming of a member of a legal profession, because you can't be demonizing half the humanity, the entire women. उधर ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी का विरोध किया है। राव 92 में जो 8 रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन 8 रेस्ट्रिक्शंस को छोड़ के और कोई भी रेस्ट्रिक्शंस इस पे नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे में बड़ी सीधी सी बात है कि इस फिल्म को रोका नहीं जाना चाहिए, इस फिल्म को दिखाया जाना चाहिए। सरकार की पाबंदी के बावजूद बीबीसी 9 मार्च को अमेरिका में डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर करने जा रहा है। इसमें हॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों को बुलाया गया है। ब्रिटेन में बीबीसी के चैनल 4 ने 4 मार्च को डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण किया था। एक दिन पहले ही भारत सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई थी। वहीं 8 मार्च को दूसरे देशों में भी डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण की योजना है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को भड़काऊ बयान से बचने और मछुआरों से जुड़े मामलों को मानवीय तरीके से हल करने की सलाह दी है। कोलंबो में विक्रमसिंघे के साथ आज आधिकारिक मुलाकात के बाद दोनों देश मछुआरों से जुड़े मसलों को तात्कालिक और दूरगामी तरीके से हल करने पर सहमत हुए। सुषमा स्वराज 13 मार्च से शुरू होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंका दौरे के वक्त उठने वाले मुद्दों पर तैयारी के सिलसिले में कोलंबो में हैं। श्रीलंका के दौरे पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की। विक्रमसिंघे से बातचीत में सुषमा स्वराज ने खास तौर पर भारतीय मछुआरों के बारे में विक्रमसिंघे के बयान पर बात की और उन्हें इस तरह से उकसाने वाली भाषा से बचने की सलाह दी। The External Affairs Minister and the Prime Minister, by our understanding, are satisfied that this issue needs to be discussed and addressed in a humane, humanitarian manner and through dialogue. श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने बयान दिया था कि श्रीलंका की सीमा के अंदर आने वाले भारतीय मछुआरों को गोली मार दी जाएगी। भारत में श्रीलंका के इस बयान की तीखी आलोचना हुई है। ऐसा समय जब भारत की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज वहां श्रीलंका के दौरा पर है और प्रधानमंत्री भी कुछ ही दिन में वहां जाने वाले हैं, तो जो इनकी जो प्रधानमंत्री श्रीलंका की जो बयान है, धमकी का जो स्वर है इसमें, ये अच्छा नहीं लगता है। It's very shocking and outrageous statement coming from the Sri Lankan Prime Minister. The change of government in Sri Lanka has not brought any change in its policy towards Indian fishermen. अगर कथन है दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एक समस्या है जिस पे भारत ने कई बार श्रीलंका से बातचीत की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की शिखर वार्ता के दौरान मछुआरों के सवाल के स्थायी हल की बात भी होनी है। इसीलिए रानिल विक्रमसिंघे के इस उकसावेबाजी के बयान के बावजूद शनिवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका के विदेश मंत्री मंगला समरवीरा के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बात की। इसके पहले वे श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के साथ भी मिली थीं। 28 साल के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली श्रीलंका यात्रा होनी है। इस दौरान प्रधानमंत्री जाफना भी जाएंगे, जहां भारत के सहयोग से तमिलों के पुनर्वास का काम चल रहा है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति एक ही राजनीतिक गठबंधन में होने के बावजूद अलग अलग राजनीतिक दलों से आते हैं। इसलिए रानिल विक्रमसिंघे के बयान को भारत पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन भारत पर इसका असर कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही श्रीलंका को सामरिक और विकास के मामले में कई तरह की सहूलियतें देने के पक्ष में हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को स्वाइन फ्लू की आशंका के चलते आज गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया। शुक्रवार रात को उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक ये लक्षण स्वाइन फ्लू के हैं, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इस हफ्ते की शुरुआत में भी मुलायम सिंह यादव को स्वास्थ्य कारणों से लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज राष्ट्रपति भवन में मनाए जाने वाले इनोवेशन फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई खोज और नई सोच किसी देश की तरक्की और समृद्धि का एक अहम पहलू है। राष्ट्रपति ने तकनीक के सहारे एक बेहतर और खुशहाल समाज बनाने और इसके लिए युवाओं को आगे आने की अपील की। इनोवेशन फेस्टिवल के मौके पर राष्ट्रपति ने देश भर से आए 40 नए खोजकर्ताओं को सम्मानित किया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में आज तेज बारिश हुई। बारिश ने किसानों की चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं। इस महीने की शुरुआत में भी 3 दिन तक लगातार उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में बारिश ने रबी की फसल को खासा नुकसान पहुंचाया था। संसद में भी फसलों और किसानों को नुकसान पर चिंता जाहिर की गई थी। राज्यसभा में 4 मार्च को इस मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा के दौरान कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बताया था कि बेमौसम बारिश के चलते देश में करीब 50 लाख हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मैदानी इलाकों में बारिश के साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी की आशंका जाहिर की है। अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में बर्फबारी ऑलरेडी शुरू हो गई है और प्लेन्स में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी ऑलरेडी शुरू हो गई है। अगर हम आज शाम की बात करें तो एक थंडर कन्वेक्टिव सेल हरियाणा के वेस्ट में डेवलप हुआ और वो पूरा हरियाणा को कवर करता हुआ और दिल्ली को छूता हुआ वेस्ट यूपी की तरफ चला गया है। इस तरह की जो एक्टिविटी है आगे 2 से 3 दिन बनी रहेगी। खासतौर से जो एक्टिविटी होगी ये अब से और कल शाम तक ज्यादा रहेगी। साइना नेहवाल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में साइना ने चीन की सुन यू को मात दी। साइना ने सुन यू को 21-13, 21-13 से हराया। इस जीत के बाद साइना ने इसे मुश्किल गेम बताया। इससे पहले साइना ने क्वार्टर फाइनल में चीन की यान बैंग को 21-19, 21-6 से हराया था। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।